नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। और कल जैसा कि हम लोगों ने साझेदारी खाते को प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साझेदारी क्या है। ठीक है ना, साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारी खाते क्या है। तो साझेदारी के अंतर्गत हमने जो है जाना था, इसकी विशेषताएं जानी थी। साझेदारी संलेख क्या है, इसके बारे में जाना था। साझेदारी संलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं, उन नियमों के बारे में हमने पढ़ा था। और साझेदारी खाते, जिसमें सबसे प्रमुख खाता जो आपका आता है साझेदारी खाते में, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते के लिए मैंने बताया था आपको कि दो कंडीशन में बनाया जाता है। इसके लिए दो दशाएं होती हैं। पहला, स्थायी पूंजी की दशा में, तो जब पूंजी स्थायी होती है तो उस दशा में साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में अन्य मदों को लिखने के लिए हम एक अलग से खाता बनाते हैं जिसे करेंट अकाउंट कहते हैं, चालू खाता। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि चालू खाता यानी करेंट अकाउंट कब खोला जाता है, तो फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में, यानी स्थायी पूंजी की दशा में हम करेंट अकाउंट खोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस स्थायी पूंजी की दशा में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल ये बाई बैलेंस बीडी यानी प्रारंभिक पूंजी लिखे हैं, और यही आपकी आखिरी यानी क्लोजिंग कैपिटल उतनी ही आ जाएगी। भाई कैपिटल अकाउंट में ना हमने कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। किस कंडीशन में हम इसमें जोड़ते या घटाते हैं ये भी बताया था कि यह जब स्थायी रूप से इस पूंजी में, प्रारंभिक पूंजी में कोई राशि बढ़ा दी जाए या स्थायी रूप से कोई राशि घटा दी जाए, तभी हम पूंजी खाते में उस मद का लेखा करेंगे, अदरवाइज हम कोई भी लेखा इसमें नहीं करते हैं। इसीलिए यह अपरिवर्तनशील पूंजी होती है और इसीलिए हम इसको फिक्स्ड कैपिटल या स्थायी पूंजी कहते हैं। अन्य मदों को अलग से लिखने के लिए एक हम खाता बनाते हैं जिसे हम चालू खाता यानी करेंट अकाउंट कहते हैं, जिसमें ये आपका चालू खाते की प्रारंभिक बाकी यानी क्रेडिट बाकी यदि दी गई है करंट अकाउंट की तो उसे रखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट यदि हुआ है व्यापार में फर्म को, तो जो साझेदारों के हिस्से में जो आया है, साझेदारों को यदि व्यक्तिगत रूप से कोई वेतन, पारिश्रमिक या किसी प्रकार की अन्य राशियां, मिलने वाली राशियां जो साझेदारों को मिल रही हैं, वो सब क्रेडिट में, और जो साझेदारों के द्वारा पेबल राशियां हैं तो वो सब डेबिट में, जैसे ड्राइंग्स, आहरण जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि फर्म को लॉस हुआ है तो साझेदारों के हिस्से में जो लॉस यानी हानियां आ रही हैं, ये सब लिखने के बाद जो डिफरेंस आता है वो चालू खाते की अंतिम बाकी क्रेडिट शेष, वो जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। अब इसके लिए हम जो है अब इसके बाद का स्टेप जो देखेंगे, तो परिवर्तनशील पूंजी की दशा में, अभी तक तो ये हमने स्थायी पूंजी की दशा में पढ़ा, अब परिवर्तनशील पूंजी की दशा में हम किस प्रकार से पूंजी खाता बनाते हैं। तो देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पूंजी परिवर्तनशील हो, बी कंडीशन में परिवर्तनशील पूंजी की दशा में परिवर्तनशील पूंजी की दशा में फ्लक्चुएटेड कैपिटल यदि होती है, जब होती है, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से पूंजी खाता बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका उसी प्रकार से, मान लीजिए दो ही साझेदार हम लेके चल रहे हैं, ए और बी आपके दो साझेदार हैं। आपके कॉलम्स उसी प्रकार से बनेंगे जैसे कि पहले बनाए हैं। ये आपका पर्टिकुलर, ये अमाउंट ए और बी यदि साझेदार है, ये भी पर्टिकुलर, ये अमाउंट ए और बी का हो गया। अब इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने जाना कि स्थायी पूंजी की दशा में हम अन्य मदों को अलग से लिखते हैं जिससे कि स्थायी पूंजी में कोई परिवर्तन ना हो।
लेकिन यह नाम ही है परिवर्तनशील पूंजी, अर्थात इसमें हम कोई चालू खाता नहीं बनाते हैं बल्कि सभी मदों को इसी में शामिल कर लेते हैं। जो हमने अलग से चालू खाता में लिखा है उसके लिए हम इसमें कोई चालू खाता नहीं बनाते, चालू खाते की भी मदें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। अर्थात इस कंडीशन में परिवर्तनशील पूंजी की दशा में हम चालू खाता अलग से नहीं खोलते या चालू खाता खुलता ही नहीं है, ये ध्यान रखना, चालू खाता खुलता ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी यानी प्रारंभिक पूंजी, जो साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी का शेष है यहाँ रखे। उसके बाद यदि पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि साझेदारों को फर्म में लाभ हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ है उसे यहाँ पे रख लेंगे। कोई वेतन पारिश्रमिक किसी प्रकार का साझेदारों को मिल रहा है, सैलरी एंड रिम्यूनरेशन कुछ मिल रहा है, जो भी साझेदारों को मिलने वाली राशि है जैसे कि बताया वो सब क्रेडिट में है। जो इनके द्वारा पेबल अमाउंट है सब डेबिट में। तो डेबिट में केवल दो राशियां, ड्राइंग्स आहरण जिसे कहते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस फर्म में लॉस हुआ है तो उस लॉस का लेखा हम इसमें करेंगे। अब क्रेडिट का टोटल यदि ज्यादा है तो क्रेडिट का जोड़ लेते हैं और क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को घटा देते हैं, तो जो अंतर आता है वही अंतिम पूंजी क्लोजिंग कैपिटल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैलेंस CD ये इनका क्लोजिंग कैपिटल अंतिम पूंजी हो जाती है, यही अंतिम पूंजी है। ठीक है, तो ये है परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाता। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रारंभिक पूंजी ये हमने रखा, उसमें इन मदों को जोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस फर्म को जो लाभ हुआ है, वेतन पारिश्रमिक यदि साझेदारों को कुछ मिल रहा है, अन्य कोई राशियां कुछ कुल मिला के यदि जो भी मिलने वाली राशियां हैं साझेदारों को, रिसीवेबल अमाउंट है, उन सबको इसमें जोड़ लेते हैं और जो उनके द्वारा पेबल अमाउंट है उनको सब घटा देते हैं। जो डिफरेंस आता है वही क्लोजिंग कैपिटल है। तो परिवर्तनशील पूंजी निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाती है, जो प्रारंभिक है वही अंतिम नहीं रह पाती है, ये बदल जाती है, चेंज हो जाती है राशि, इसीलिए इसको हम परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाता। तो इसको नोट डाउन अपना कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद विभाजन योग्य लाभ की गणना। विभाजन योग्य लाभ की गणना, विभाजन योग्य लाभ की, विभाजन योग्य लाभ, इसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं, विभाजन योग्य लाभ किसे कहते हैं? तो साझेदारों के मध्य जो लाभ बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, या जिस लाभ को साझेदारों के मध्य बांटा जा सकता है उसे हम विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन है, जैसा नाम है वही डिफिनीशन है। साझेदारों के मध्य बांटा जाने वाला लाभ विभाजन योग्य लाभ कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको यदि हम कैलकुलेटिंग फॉर्म में लें, मैथमेटिकल फॉर्म में लें, तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया ज्ञात लाभ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन प्रॉफिट एंड लॉस है, गिवन प्रॉफिट जो दिया गया लाभ है यहाँ पे रखे। अब इस दिए गए लाभ में यदि कुछ मदें जुड़ने या घटने से रह गई हैं तो उन्हें जोड़ने घटाने के बाद जो लाभ की राशि शेष बचती है वही साझेदारों के मध्य आपस में बांटा जाता है। तो यहाँ पे गिवन प्रॉफिट ये आपका हो गया, इसमें कुछ मदें जो कि जुड़ने से इस लाभ में रह गई हैं, उन्हीं की चर्चा मैं कर रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सब एक बार जुड़ी हैं फिर से पुनः आप जोड़ दें, या एक बार घटी है दोबारा घटा दें। जो घट चुकी है उनको कुछ नहीं करना, जो जुड़ने या घटने से रह गई हैं सिर्फ उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए
कुछ मदे जैसे फॉर एग्जांपल जुड़ने के लिए जो कि व्यापार की आय होती है उनकी बात कर रहा हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लीजिए जुड़ने के लिए आहरण पर ब्याज रह गया है वो जोड़ लेंगे। अदर इनकम्स कोई जुड़ने से रह गई हो तो उनको यहाँ पे हम इकट्ठा करके और इसमें जोड़ लेंगे। ये टोटल जो आया, इस टोटल में से कुछ मदे जो घटने से रह गई हूं, उनको इसमें से घटा देंगे। जैसे पहला आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायः आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज यदि नहीं घटाया गया तो इसके लिए प्रश्न में कुछ ना कुछ संकेत दिया होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर इसके बाद आपका यदि कोई वेतन पारिश्रमिक साझेदारों का है, सैलरी एंड रिम्यूनरेशन कोई यदि घटने देना है, नहीं दिया है, अभी तक नहीं घटाया है, या कोई अदर एक्सपेंसेस कोई अन्य व्यय या हानियां घटाने से रह गई हैं उनको यहाँ पे लेके और सब इकट्ठा करके यहाँ पे घटा देंगे। जो शेष आएगा यहाँ पे, ये जो शेष आता है यही डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, विभाजन योग्य लाभ। इसी को हम विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। ये आपका विभाजन योग्य लाभ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभाजन योग्य लाभ की गणना करते हैं। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक अकाउंटिंग फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। इसी को आप देखिए अकाउंटिंग फॉर्मेट में किस प्रकार से, एक छोटे से प्रारूप में मैं यहां बनाए दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। देखिए ये पर्टिकुलर ये अमाउंट डेबिट हो गया, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। अब देखिए कैसे रखते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन प्रॉफिट है इसको क्रेडिट में रख दिया, बाय बैलेंस बीडी करके इसको रख दिए। ये जो दिया गया लाभ है इसको रख दिए। अब जो भी जुड़ने वाली मदें हैं, इसमें जो भी जोड़ा है हमने वो सब क्रेडिट में, और जो घटाई जाएंगी वो सब डेबिट में। समझ में आ रही बात। जो भी इस लाभ, पहले सबसे पहले बैलेंस बीडी करके इस दिए गए ज्ञात लाभ को हमने रख दिया, और इसमें जो भी जुड़ने वाली मदें हैं ऐड में जो हमने रखा है इनको सबको क्रेडिट में, जो भी घटने वाली मदें हैं इनको सबको डेबिट में रख देंगे। जो अंतर आएगा वही विभाजन योग्य लाभ होगा। तो यहाँ पे बाई जुड़ने वाली में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई अदर इनकम कोई रह गई है जुड़ने से उसको, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अदर इनकम रख दिया। अब घटने वालों में क्या क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, उसके बाद टू सैलरी रिम्यूनरेशन कुछ रह गया है, कोई वेतन पारिश्रमिक साझेदारों को देने से बाकी रह गया है उसको घटा देंगे। टू अदर एक्सपेंसेज या लॉसेज कोई घटने से रह गया है तो उसको बस टोटल कर लेंगे। उसका यहाँ पे टोटल क्रेडिट का हमने कर लिया, क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की इस टोटल को यहां तक का टोटल करके घटाएंगे। जो अंतर आएगा वही विभाजन योग्य लाभ, बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पे रखेंगे। और साझेदारों के मध्य मान लीजिए ए बी दो साझेदार हैं तो उनमें बांट देंगे, उनके लाभालाभ अनुपात में इस विभाजन योग्य लाभ को बांट देंगे। तो यहाँ पे लाभ जो भी जिसके हिस्से में आएगा रख देंगे, यही विभाजन योग्य लाभ है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग फॉर्मेट में है और ये आपका कैलकुलेशन फॉर्मेट में है। तो दोनों फॉर्मेट से ये आपका आपके सामने है। ठीक है, तो अब हम आगे
इससे संबंधित कुछ प्रश्न समझेंगे, हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इसका अध्ययन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।